दुल्हन बनी रानी सज सवर कर बैठी थी और 7 वर्षीय वंश उसकी गोद में बैठा कभी उसकी चुनरी से खेल रहा था तो कभी कंगनों पर हाथ फेर रहा था। उसके हर्ष की सीमा नहीं थी। उसके पापा उसके लिए प्यारी सी माँ जो लाए थे। माँ के प्यार को तरसता वंश आनंद की अतिरेक से फूला नहीं समा रहा था। नन्हा वंश गोद में ही सो गया था। रानी धीरे से उठी और उसे गोद में लेकर बिस्तर पर सुला दिया। रानी एक बहुत गरीब घर की लड़की थी और 5 बहनों में सबसे बड़ी। पिता की मामूली सी आय में जैसे तैसे सबका गुजारा चल रहा था। उसके पिता काफी लंबे समय से रानी के विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे थे, किंतु बात लेन देन पर आकर अटक जाती थी। अंत में किसी ने विजय का रिश्ता सुझाया। एक विदुर थे विजय और उनका एक 7 वर्षीय पुत्र था वंश। उनकी पहली पत्नी का देहांत वंश के जन्म के समय ही हो चुका था। तब उन्होंने सोचा था कि वो अब कभी विवाह नहीं करेंगे और वंश पर अपना संपूर्ण ध्यान और स्नेह देकर उसका पालन पोषण करेंगे। किंतु ये सब इतना आसान भी तो नहीं था। वंश भी जब भी विद्यालय में अपने साथियों से उनकी माँ की बातें सुनता तो उसका नन्हा सा हृदय विदीर्ण हो जाता। घर आकर पिता से लिपट जाता था। पापा, मेरी माँ कब आएगी? मेरी माँ कहाँ गई है? जिसका विजय के पास कोई उत्तर नहीं होता था। वो जैसे तैसे वंश को समझा बुझाकर बात को टाल देते थे, लेकिन माँ की ममता के लिए तरसता वंश का अबोध चेहरा देखकर उनका कलेजा मुंह को आ जाता था। फिर अपनी इकलौती बड़ी बहन सुमन और सभी रिश्तेदारों के दबाव में और समझाने से वो दूसरे विवाह को तैयार हो गए। विजय का सौम्य स्वभाव और उनकी संपन्नता देखकर रानी के पिता इस विवाह के लिए तैयार हो गए। रानी को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसके सारे कोमल सपने जैसे छन्न से टूट गए। हर लड़की की तरह उसने भी अपने भावी जीवन साथी के लिए कई सपने सजाए थे, लेकिन अब वो एक विदुर की जीवन संगिनी बनने जा रही थी, जिसे पहले से ही एक पुत्र भी था। किंतु घर की परिस्थितियों को और अपने पिता की व्यवस्था को देखकर रानी ने इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। जल्दी ही वो विजय की दुल्हन बनकर घर आ गई। उसने अपने भाग्य के साथ समझौता करके इस परिवार को हृदय से अपना लिया। उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वो विजय के इस घर को प्रेम की सुरभि से महका देगी और नन्हे वंश की स्नेहिल और ममतामयी माँ बनकर उसकी माँ की कमी को दूर कर देगी और संपूर्ण ममत्व उस पर लुटा देगी। लेकिन रानी की इकलौती ननद विजय की बड़ी बहन सुमन पूरे विवाह उत्सव में उखड़ी उखड़ी और खिंची खिंची सी रही। रानी उनके मनोभावों को समझ रही थी कि शायद वो अपनी पहली भाभी को भुला नहीं पा रही, इसलिए उसका व्यवहार ऐसा है। रानी का गृह प्रवेश होते ही वंश उससे लिपट गया। मेरी माँ आ गई, अब मैं भी अपने सब दोस्तों को दिखा दूंगा कि मेरी भी माँ है, मेरी प्यारी सी माँ। उसकी इस अबोधता और स्नेह पर रानी का मन ममता से भर गया। उसने भी वंश को प्यार से उठाकर गोद में ले लिया। विवाह की पहली रात गुड़ी मुड़ी सी रानी दुल्हन बनी सिमट कर बैठी हुई थी और विजय जी की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर के बाद विजय जी आए और उसके बगल में बैठते हुए बहुत गंभीर स्वर में कहा, देखो रानी, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना। मैंने ये विवाह केवल और केवल वंश के लिए ही किया है, क्योंकि उसे माँ का प्रेम चाहिए था। मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करता था और अभी भी बहुत प्रेम करता हूँ, और उसे भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का स्थान नहीं दे सकता, लेकिन ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखूंगा और तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। चलो अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। ये कहकर उन्होंने पलंग पर से तकिया उठाया और सोफे पर जाकर सो गए। रानी का हृदय जैसे बैठ गया। एक बार को जी किया कि सब कुछ छोड़कर चली जाए अपने मायके। जब पत्नी का स्थान ही मिल नहीं सकता तो फिर काहे का विवाह। मगर फिर आंखों के समक्ष माता और पिता का कातर चेहरा घूम गया, जिन्होंने कितनी कठिनता से उसका विवाह किया था। चारों छोटी बहनों का चेहरा कौंध गया। शायद उसके मायके लौट जाने के बाद कोई उनसे विवाह करने को भी कतराता। आंसू पोंछकर उसने भारी हृदय से इसे भी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। विवाह के दूसरे दिन के बाद ननद सुमन भी जाने को तैयार हो गई। विजय जी ने कहा भी 1-2 दिन ठहर जाने के लिए, मगर वो कुछ आवश्यक कार्य की बात कहकर चली गई। समय अपनी गति से चलता रहा। रानी के विवाह को 4 महीने हो चुके थे। उसने अपनी परिपक्वता से, स्नेह और समझदारी से पूरे घर को स्नेह के एक सूत्र में बांध दिया और नन्हा वंश उसको तो जैसे खुशियों का सागर मिल गया था। माँ के हाथ से खाना, माँ से कहानी सुनकर सोना, माँ के हाथों से तैयार होकर विद्यालय जाना। रानी को पूर्ण रूपेण उसने अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था और रानी भी उसे इतना स्नेह करने लगी थी कि जैसे उसे लगता ही नहीं था कि वंश उसकी कोख से जाया पुत्र नहीं है।
उसका दिन तो किसी प्रकार वंश के साथ बीत जाता था। विजय जी भी हर प्रकार से उसका ध्यान रखते थे, पर रात को विजय जी का कमरे में आकर और तकिया उठाकर सोफे पर सो जाना उसके हृदय के सहस्त्रों खंड कर देता था। परंतु रानी अपनी ओर से विजय जी का हृदय जीतने का भरपूर प्रयास करती रहती। उनके बिना बोले उनके सारे कार्य करना, उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं उनके कहे बिना उनके सामने रख देना, उनके पसंद का भोजन बनाना। परंतु विजय जी अभी तक उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे। एक दिन छुट्टी का दिन था और विजय जी घर में ही थे, तो उठने में देर हो गई और जब वो कमरे से निकले तो रानी चौड़े लाल बॉर्डर की पीली साड़ी में, सिर पर पल्लू रखे हुए, हाथ में पूजा का थाल थामे हुए तुलसी में जल अर्पित करने जा रही थी। विजय जी उसका ये सौम्य रूप देखते ही रह गए। अचानक रानी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई तो उन्होंने अपनी दृष्टि तुरंत फेर ली, मगर उस एक पल में ही रानी ने उनकी दृष्टि में अपने लिए प्रशंसा के भाव पढ़ लिए थे। उसका हृदय आज खुशी से झूम उठा। शायद सफलता की ओर पहला कदम था। नाश्ते के बाद वो वंश के साथ खेलने लगी तो दूर बैठे विजय जी भी उन दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनको यूं मुस्कुराते देखकर वंश ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और मचलते हुए कहा, आइए ना पापा, आप भी हमारे साथ खेलिए। विजय ना नहीं कर सके और तीनों का बहुत प्यारा सा समय गुजरा। आज विजय जी के चेहरे पर भी अलग ही चमक थी। अगले दिन भी विजय के कार्यालय जाने के बाद भी रानी पुलकित हुई सी घर में फिर रही थी। शाम को विजय जी घर आए तो उसने जब चाय नाश्ता उनकी ओर बढ़ाया तो विजय जी ने कहा, आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, बहुत थक गया हूँ। ये नया बॉस आया है तो अभी शायद हम लोगों को कुछ दिन ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित हो सके। रानी को बहुत अच्छा लगा। पहली बार विजय जी ने अपनी बातें उसके साथ साझा की थी। विजय में आने वाले बदलाव को अनुभव करके रानी भी खिली खिली सी रहने लगी थी। एक दिन कार्यालय में कुछ ज़्यादा काम था तो शायद विजय काफ़ी थके हुए थे। उन्होंने रानी से कहकर खाना भी जल्दी खाया और वो कमरे में चले गए। रानी जब रसोई का काम समेटकर कमरे में पहुंची तो देखा विजय पलंग पर सो चुके थे। वो कुछ देर तक तो उलझन के भाव लिए खड़ी रही, फिर उसने धीरे से तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ने लगी तो विजय जी ने आहट पाकर आंखें खोलकर कहा, कोई बात नहीं रानी, उस तरफ से तुम सो जाओ। रानी आश्चर्यचकित खुशी से उनका चेहरा देखती रह गई। विजय शीघ्र ही फिर से सो गए, पर रानी को जैसे खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह विजय के कार्यालय जाने के समय में रानी ने टिफिन पकड़ाया तो वो बोले, अरे हाँ रानी, मैं तुमसे कहना ही भूल गया। अभी कुछ देर पहले दीदी का फ़ोन आया था। वो कल 10-12 दिनों के लिए यहाँ आ रही हैं। तुम उनके रहने का अच्छे से प्रबंध कर देना। ये कहकर विजय जी निकल गए। दूसरे दिन सुमन दीदी आ चुकी थी। रानी बहुत मन से उनके स्वागत में लगी हुई थी, पर अभी तक उन्होंने एक बार भी रानी को नहीं टोका। वो वंश और विजय से बातें करती जा रही थी। रानी थोड़ी आहत तो हुई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर अपने मन को समझा लिया और वो कामों में लग गई। खाना खाने के लिए सबको बुलाने ही आ रही थी तो उसने सुना कि सुमन दीदी विजय से कह रही थी, अरे तूने घर का सेटअप क्यों चेंज कर लिया? विजय ने शांत भाव से कहा, दीदी सबकी सुविधा के अनुसार रानी ने थोड़े बहुत बदलाव कर लिए हैं। अरे बड़ा भोला है तू, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ, वरना ये सब कुछ धीरे धीरे अपने हाथों में लेकर कब्जे में ले लेगी। तू मुंह देखता रह जाएगा। मैंने तो तुझे कहा भी था कि मेरी सहेली की ननद से शादी कर ले। अरे तलाकशुदा है तो क्या हुआ, कितनी दौलत है उसके पास। सुमन दीदी फुसफुसाई। इस पर विजय चिढ़कर बोल उठे, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ जाती हो दीदी। पहली बात कि मैं तुम्हारी सहेली की ननद से विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका स्वभाव वैसे ही थोड़ा उग्र है और वो बहुत आज़ादी पसंद है। वो सिर्फ अपनी मन मर्जी से जीना जानती है। पर मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे घर परिवार को बांध के रख सके। ऐसे में रानी मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने इस विवाह के लिए हामी भरी और सचमुच में उसने आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया। अरे तू देख लेना, वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। सुमन दीदी ने वाणी में विष घोल कर कहा। तब तक रानी पर दृष्टि पड़ते ही दोनों चुप हो गए। रानी का हृदय रो गया, फिर भी रानी ने कुछ नहीं कहा। सबको बड़े प्रेम से खाना परोसा और वंश को अपने हाथ से खिलाने लगी। सुमन दीदी ने तुरंत टोका, वंश इधर आ बेटा, मैं तुझे खिला दूं। उसने तुरंत मासूमियत से कहा, नहीं बुआ, मैं तो माँ के हाथ से ही खाऊंगा। सुमन दीदी ने प्रत्यक्ष रूप में कुछ कहा तो नहीं, पर बिल्कुल जल भुन गई। विजय मुस्कुरा के रह गए। अब हर दिन का यही हो गया था। दीदी अवसर मिलते ही विश्वमन करके वंश को और विजय को उससे दूर करने का प्रयास करती रहती थी। रानी सब कुछ जान समझकर भी
शांत रहने का प्रयास करती रहती थी। वो विजय जी की बड़ी बहन थी, इस नाते वो लिहाज करके चुप रह जाती थी। उस दिन दूध खत्म हो गया था। विजय जी के आने का समय होता जा रहा था। उनके आने पर उनके लिए चाय बनाने के लिए दूध नहीं था, तो रानी दूध लेने के लिए दीदी से कहकर बाजार की तरफ निकल गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि दीदी ने वंश को गोद में बिठाया हुआ है और उसे समझाने का प्रयत्न कर रही है। बेटा, ये जो तू मामा करके जिसके पीछे पड़ा रहता है ना, वो तेरी माँ नहीं है, वो चुड़ैल है। वो किसी दिन तुझे मार डालेगी, वो तेरी सौतेली माँ। रानी आपे से बाहर हो गई। वो वहीं से ही चीख पड़ी, बस कीजिए दीदी, आपने जो कुछ भी कहा और किया मैं इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, पर आज आप मेरे बेटे को मेरे विरुद्ध भड़का रही हैं। मैं सब कुछ सहन कर लूँगी, लेकिन कोई मेरे बेटे के अबोध मन पर चोट पहुँचाएगा ये मैं कतई सहन नहीं कर सकती। दोबारा ऐसे करने की सोचिएगा भी मत, वरना अब मैं लिहाज नहीं रख पाऊंगी। दीदी जैसे गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने वंश को गोद से उतार दिया और चीख कर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? अरे भिखारियों के खानदान की लड़की है तू, यहाँ आकर तेरे पर निकल आए हैं। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुझे इस घर से बाहर निकलवा दूँ। रुक जा, अभी तेरा दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर रानी को तमाचा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तब तक पीछे से विजय जी आ गए और उन्होंने झट से दीदी का हाथ पकड़ लिया और बोले, दीदी तुम जब से आई हो केवल जहर ही उगल रही हो। अपने भाई का हंसता खेलता घर क्या तुमसे सहन नहीं होता? ये सब क्यों कर रही हो? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारी बात मानकर तुम्हारी पसंद की लड़की से विवाह नहीं किया? अरे क्यों करता मैं उससे विवाह? जीवन मुझे बिताना है, तुम्हें नहीं। मुझे तो तुम जो कहती थी सो कहती थी। आज तो तुमने वंश को भी नहीं छोड़ा, उसके बाल मन में भी अपनी माँ के विरुद्ध विष बेल बो रही हो, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए कोई मेरी पत्नी पर उंगली भी उठाए मैं सहन नहीं कर सकता। मत भूलो कि रानी मेरी पत्नी है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने संसार में। तुम अपने भाई के पास आई हो, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। खुशी खुशी से रहो और अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाओ। ईश्वर के लिए ये अशांति और गंदगी यहाँ मत फैलाओ। दीदी विस्फारित नेत्रों से विजय की ओर देखती रह गई। फिर धीमे कदमों से वो अपने कमरे की ओर चली गई। विजय ने रानी को अपने वक्ष से लगा लिया। आज रानी को पूरा संसार मिल गया। आज विजय जी ने उसे अपनी पत्नी का स्थान दे दिया। हर्ष के अतिरेक से आंखों से बहते हुए प्रेम आंसू विजय जी की कमीज भिगोने लगे। विजय जी ने झुककर उसकी पलकें चूम ली। नन्हा वंश आकर रानी के पैरों से लिपट गया तो दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।